तो आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां औरतों को अपना चेहरा ढक कर रखना होता है, वरना वहां पैदा होने वाले बच्चे बेजान होते हैं। और अगर किसी औरत का चेहरा बाहर दिख जाए तो उस औरत को खुद को खत्म कर लेना पड़ता है। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है पर्दा। मूवी की शुरुआत में एक गाँव का त्योहार दिखाया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन सुबह लक्ष्मी दुकान से कुछ सामान खरीद रही है। वहाँ की सारी औरतों ने कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है, वो इसे पर्दा कहती हैं। सुब्बू के पिताजी भी पर्दा ही बेचते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी दुकान पर बुला रहे हैं। सुब्बू देखती है कि ऐसे चिल्लाने से उनका गला खराब हो रहा है। तभी उसका होने वाला पति राजेश उसके हाथ में एक चूड़ी पहनाता है, लेकिन वो उसे डांट कर भगा देती है। उस गाँव के लोग ज्वाला अम्मा नाम की देवी की पूजा करते हैं। उन्होंने उस देवी का चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ है। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। ज्वाला अम्मा के पास एक अखंड ज्योत जलती रहती है। सालों पहले ज्वाला अम्मा एक योद्धा थी। वो अपने बहुत से शिष्यों को लड़ना सिखाती थी। एक दिन उनके एक शिष्य को सांप ने काट लिया। उस समय ज्वाला अम्मा गर्भवती थी। बिना कुछ सोचे ज्वाला अम्मा ने उस बच्चे को घोड़े पर बिठाकर वैद्य के पास ले गई। जब वो घोड़े पर वापस आ रही थी तब 4 चोरों ने उन्हें देखा और कहा, गर्भवती होने के वजह से घोड़े पर आना ठीक नहीं है, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। ज्वाला अम्मा को उनकी बातें सही लगी और वो उनके साथ चली गई, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। वो ज्वाला अम्मा को एक सुनसान जगह पर लेकर गए और वो उन्हें परेशान करने लगे। ज्वाला अम्मा ने थोड़ी देर उनका मुकाबला किया, लेकिन उन नीच चोरों ने ज्वाला अम्मा पर काबू पा लिया और उन्होंने उन्हें आग लगा दी। खुद जलने के बावजूद ज्वाला अम्मा ने जैसे तैसे उन चोरों को मार डाला और फिर वही एक कुएं में कूद गई। इस तरह ज्वाला अम्मा की मौत हो गई। गर्भवती ज्वाला अम्मा की मौत उस गाँव के लिए एक बड़े श्राप का कारण बन गई। उसके बाद से उस गाँव की औरतों ने जितने भी बच्चे को जन्म दिया वो सभी बेजान थे। जब लगातार बच्चे मरने लगे तो गाँव वालों ने ज्वाला अम्मा की पूजा करनी शुरू कर दी। जब पूरा गाँव उस श्राप को दूर करने के लिए उपाय कर रहा था, तभी कहीं से एक बड़ा सा कपड़ा आया और ज्वाला अम्मा की मूर्ति के चेहरे पर गिर गया। गांव वालों ने इसे एक संकेत समझा और फिर एक कसम खाई। उन्होंने फैसला किया कि उस गांव की कोई भी औरत अपना चेहरा बाहर नहीं दिखाएगी, सिर्फ घर के लोग ही उनका चेहरा देख सकते हैं। इस कसम के सबूत के तौर पर वहाँ अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। इसके बाद वहाँ पैदा हुए बच्चे मरना बंद हो गए। तब से हर साल वो लोग ज्वाला अम्मा की पूजा करते हैं और त्योहार मनाते हैं। अगर कोई औरत इस कसम को तोड़कर अपना चेहरा बाहर दिखाती है तो उसे कुएं में कूदकर अपनी जान देनी होती है, जिसमें कि ज्वाला अम्मा कूदी थी। गांव वालों का मानना था कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो श्राप फिर से लौट कर आएगा और बच्चे मरने लगेंगे। सुब्बू पर्दा बेचने के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी ताकि उसके पिता को गला फाड़कर चिल्लाना ना पड़े। कुछ ही दिनों में उसकी सगाई है। उसकी माँ पहले से ही मर चुकी है और वो अपने होने वाले पति राजेश को बचपन से जानती है और वो दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब सुब्बू और उसकी दोस्त घर जा रही थी तभी एक तेज हवा चली और सुब्बू के चेहरे से पर्दा हट गया। वो बहुत डर गई और आसपास देखने लगी कि कहीं किसी ने उसका चेहरा तो नहीं देख लिया। डरते डरते उसने जल्दी से अपना पर्दा उठाया और चेहरा ढककर वहां से निकल गई। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि वहाँ कोई नहीं था और किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। उसे बेकार में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। घर पहुंचकर सुब्बू ने अपने पिताजी से कहा कि उसे एक नया पर्दा सिलवाना है और उसमें खास तरह का डिजाइन चाहिए। वो अपने पिताजी को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी देती है जो उसने उनके लिए की थी ताकि उन्हें अब जोर जोर से चिल्लाना ना पड़े। वो अपने पिताजी को याद दिलाती है कि सगाई में उनकी दोस्त रत्नम को बुलाना है। पिताजी तो भूल गए थे, लेकिन उसने उन्हें याद दिला दिया। इसके बाद कहानी रत्नम पर आती है। जब उसे सगाई के बारे में पता चला तो वो वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा अपने पति और बच्चों को संभालने में बिजी रहती थी और हर छोटे बड़े काम के लिए उसकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन किसी तरह उसने अपने पति को मना लिया। उसके पति ने कहा 2 दिन के लिए बच्चों को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन रत्नम के बहुत कहने पर वो मान गया। इस बीच गांव में एक और लड़की गौरी को दिखाया गया। वो हाल ही में जवान हुई है। इस गांव में जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उन्हें पर्दा पहनना शुरू करना पड़ता है। उससे पहले वो अपना चेहरा दिखा सकती है, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। गौरी अपनी माँ से पूछती है क्या वो शटल खोजने जा सकती है। उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। गौरी अपनी माँ से पूछती है मेरा पर्दा फंक्शन तो कल है, क्या मैं आज और खेल सकती हूँ। लेकिन वहाँ एक और प्रेग्नेंट औरत भी होती है और वो उस गांव में अकेली प्रेग्नेंट थी। उस औरत को डर था कि अगर कोई गौरी का चेहरा देख लेगा तो कहीं ज्वाला अम्मा का श्राप वापस ना जाए और उसका बच्चा बेजान ना पैदा हो जाए। उसकी बात सुनकर गौरी ने कहा कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगी और घर में ही रहेगी। यहाँ हमारी सुब्बू और राजेश एक पुराने ट्रेन के डब्बे में मिलते हैं। वो इस तरह बैठते हैं कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। सुब्बू चाहे तो राजेश का चेहरा देख सकती थी, लेकिन उसने पहले ही कसम खाई हुई है
जब सुब्बू बड़ी हुई तो राजेश बहुत दुखी था कि अब वो उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। तब सुब्बू ने उसे समझाया था, अगर तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते तो मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं। जब हमारी शादी होगी तब हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। 3 दिन बाद उनकी सगाई है और वो बहुत खुश हैं। सुब्बू कहती है कि हम शहर जाकर एक घर खरीदेंगे, मैं वहाँ टीचर की नौकरी करूंगी और तुम बैंक में काम करना। लेकिन राजेश कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, तुम घर पर ही रहना, तुम्हें जो चाहिए मैं घर पे ला के दूंगा, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। सुब्बू भी मान जाती है क्योंकि उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। इसके बाद गौरी का पर्दा फंक्शन दिखाया जाता है, उसमें सुब्बू समेत सभी लोग शामिल होते हैं। इस फंक्शन के बाद सुब्बू और राजेश की सगाई थी। रत्नम भी वहाँ पहुँच गई है क्योंकि रत्नम उस गाँव के बाहर की है, इसीलिए उसे पर्दा पहनने की जरूरत नहीं। ये पर्दा सिर्फ उस गाँव की औरतों को पहनना पड़ता था। फंक्शन के दौरान किसी के हाथों से एक मैगजीन नीचे गिर गई। उस मैगजीन के कवर पर सुब्बू की फोटो थी। एक छोटा बच्चा उस मैगजीन को उठाकर एक टोकरी में रख देता है जो सगाई के सामान वाली टोकरी थी। बिना देखे कोई उस टोकरी को उठाकर राजेश के परिवार को दे देता है। मैगजीन का कवर पेज देखकर सब चौंक जाते हैं। लोग आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो सुब्बू है। इस गांव में औरतों का चेहरा बाहरी मर्दों को देखना मना है और अब तो उसका चेहरा पूरे गांव ने देख लिया था। वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। सब सुब्बू से पूछने लगे कि उसने किसके लिए फोटो खिंचवाई। सुब्बू ने बताया कि उसने कुछ भी नहीं किया। किसी ने उसकी फोटो तब खींच ली थी जब शुरुआत में हवा से उसका पर्दा उड़ गया था, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब जब सब ने उसका चेहरा देख लिया तो उसे खुद को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि गांव में श्रावंती नाम की एक औरत प्रेग्नेंट है। गांव के रिवाज के हिसाब से अगर चेहरा देखने वाली औरत खुद को खत्म नहीं करती तो पैदा होने वाला बच्चा बेजान होगा। रत्नम ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो बाहर की है, उसे ये सब समझ नहीं आएगा। राजेश ने भी सबको समझाने की कोशिश की कि सुब्बू ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन गांव वाले ने किसी की नहीं सुनी। श्रावंती और उसके पति की हालत बहुत खराब थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका बच्चा बेजान ना पैदा हो। श्रावंती का पति इसी गांव का है। सालों पहले उसकी माँ का भी पर्दा हट गया था और लोगों ने उसका चेहरा देख लिया था। उस समय सुब्बू अपनी माँ के पेट में थी। तब सुब्बू के पिताजी ने सबसे बहुत लड़ाई की थी। उस लड़के की माँ का चेहरा सबने देख लिया था तो सबने कहा कि उन्हें खुद को खत्म कर लेना चाहिए वरना उनका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मतलब कि सुब्बू का जन्म एक औरत की डेथ के बाद हुआ था और अब उसी औरत के बेटे का बच्चा होने वाला था और अब यहाँ सुब्बू का चेहरा सबने देख लिया। ऐसे में वो परिवार सुब्बू पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएगा। सब कह रहे थे कि उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। रत्नम ने सुब्बू से कहा, हमें इस गांव से भाग जाना चाहिए, तुम यहाँ मत रुको। लेकिन सुब्बू ने कहा कि उसकी वजह से कोई भी बच्चा बेजान पैदा नहीं होगा और वो खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो गई थी। मरने से पहले वो आखिरी बार राजेश से मिलती है। उसने कहा कि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, क्या मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? ये कहकर वो पर्दा हटाकर उससे मिलने गई, लेकिन राजेश ने फिर भी उसका चेहरा नहीं देखा। उसे गले लगाकर और अलविदा कहकर वो घर लौट आई। अगले दिन गांव के रिवाज के मुताबिक उसे सबकी नजर के सामने पूजा पाठ करके गांव के कुएं में कूदना था। राजेश और रत्नम ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने रत्नम के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर दिया और सुब्बू को कुएं में उतरने को कहा। उससे पहले सुब्बू ने देवी से माफी मांगनी थी, लेकिन सुब्बू ने वहां सच कहा, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को फोटो नहीं दी। अगर देवी को लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ तो वो मेरी जान बचा लेंगी और अगर उन्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो वो मुझे मार देगी। ये कहकर वो कुएं में उतर गई और मौत को सामने से देखने लगी। तभी वहां तेज हवा चलने लगी और देवी की अखंड ज्योति बुझ गई। ये देखकर गांव वालों को समझ आ गया कि कुछ बुरा हुआ है। सुब्बू बेगुनाह है और इसीलिए देवी नाराज है। तभी कुछ औरतें दौड़कर आई और बोली, उसे जल्दी बाहर निकालो। बिना देर किए राजेश कुएं में कूदा और उसने सुब्बू को बाहर निकाल लिया, लेकिन फिर भी गांव वालों का डर खत्म नहीं हुआ। रत्नम ने कहा कि एक बेगुनाह लड़की को आप लोग फिर से मरने पर मजबूर करेंगे तो ज्वालाम्मा फिर से गुस्सा हो सकती है। इससे गांव की मुश्किलें और बढ़ेंगी, इसलिए हमें इसे खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका देना चाहिए। राजेश ने बताया कि जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची है वो नॉर्थ इंडिया के धर्मशाला में है। अगर उसे जल्दी ढूंढ लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर ये साबित हो जाए कि उसने जानबूझकर फोटो नहीं खिंचवाई थी तो उसे खुद को खत्म नहीं करना पड़ेगा। फोटोग्राफर का नंबर तो मिल गया लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। आखिरकार गाँव वालों ने उससे कहा, तुम्हें खुद ही जाकर फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और वो यहाँ आकर सबसे कहेगा कि उसने तुम्हारी मर्जी के बिना ये फोटो खींची थी और उसे मैगजीन के कवर पर छापा था। लेकिन सुब्बू कभी भी गांव के बाहर अकेली नहीं गई थी और ये सब अकेले नहीं कर सकती थी। गांव वालों ने ये भी कहा कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तब रत्नम ने कहा कि वो उसके साथ जाएगी। गांव वालों ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो भाग गई
तो वो सुब्बू के पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। सुब्बू ने कहा कि वो हर हाल में फोटोग्राफर को ढूंढ कर लाएगी और वो धर्मशाला जाने के लिए निकल गई। इधर रत्नम ने अपने पति को फोन करके झूठ बोला। उसने कहा कि उसके पड़ोस की एक औरत बीमार है और वो उससे मिलना चाहती है, इसलिए उसे 2-3 दिन और लग जाएंगे और वो अपने मायके भी जाना चाहती है। इस पर उसका पति मान लेता है। उन्होंने तय किया है कि दिल्ली पहुंचने पर रत्नम की दोस्त की बेटी आमी उनकी मदद करेगी और उन्हें धर्मशाला ले जाएगी। अब कहानी में हमें आमी दिखाई जाती है। उसकी माँ उसे फोन करके बताती है कि गांव से कुछ लोग आ रहे हैं और उनकी कहानी वो पहले भी बता चुकी है। माँ चाहती है कि आमी उनकी मदद करे, लेकिन आमी कहती है कि वो अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है और उन्हें पिक नहीं कर सकती। ये कहकर वो फोन रख देती है। आमी अपने साथ काम करने वाले लड़कों की तरह ही मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे वो इज्जत नहीं मिलती थी। इस बार उसे प्रोजेक्ट हेड बनना था, मगर ये मौका उसे छीन लिया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसे लगा कि उसे एक ब्रेक चाहिए। तभी माँ फिर से कॉल करती है और सुब्बू और रत्नम के बारे में बताती है। आमी मान जाती है और उन्हें धर्मशाला ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेशन पर आमी दोनों को पिक करती है। ठंड की वजह से उन्होंने गर्म कपड़े खरीदे थे। इसी बीच भीड़ में सुब्बू भटक जाती है। रत्नम को ढूंढते हुए उसे अपनी एक बड़ी तस्वीर लगी दिखती है जो वही मैगजीन में छपी थी। डर के मारे वो चीखने लगती है। बहुत खोजने के बाद आमी और रत्नम उसे पाते हैं। सुब्बू रोते हुए कहती है कि उसकी तस्वीर सबने देख ली। आमी उसे समझाती है गाँव वाले अंधविश्वासी हैं, किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चे बेजान पैदा नहीं होते। सुब्बू बताती है कि उनके यहाँ जो औरत चेहरा दिखा देती है उन्हें खुद को खत्म कर लेना पड़ता है, तभी बच्चे जिंदा पैदा होते हैं। आमी कहती है अगर एक भी औरत खुद को खत्म नहीं करती तो शायद ये अंधविश्वास टूट जाता। ये बात सुब्बू को बुरी लगती है। आमी शादी में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती थी, लेकिन सुब्बू कहती है कि भगवान ने औरतों को बच्चे को जन्म देने की ताकत दी है, इसलिए शादी और बच्चे भी जरूरी हैं। ये सुनकर आमी हंस देती है। धर्मशाला जाते वक्त उन्होंने एक कमरा लिया। आमी कपड़े बदल कर नहा रही थी तो सुब्बू को उसका बर्ताव बुरा लगा और उसने जाने की कोशिश की, लेकिन रत्नम ने समझाया कि यहाँ कोई और मदद नहीं करेगा, सिर्फ आमी ही है। रात में सुब्बू सो रही थी तो आमी उसके पास गई तो उसने अपनी दुख भरी कहानी उसे बताई। गांव वालों ने कहा था कि गर्भवती श्रावंती 1 महीने के बाद बच्चा डिलीवर करेगी। उससे पहले सुब्बू को उस फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना उसे भी खुद को खत्म करना पड़ेगा ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। आमी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो वादा करती है कि अब मजाक नहीं करेगी और दोनों मिलकर फोटोग्राफर को ढूंढेंगे। रात में लैंडस्लाइड के वजह से गाड़ी रुक जाती है। आमी बाहर देखने जाती है। उधर सुब्बू फोटोग्राफर को कॉल करती है। कॉल लग भी जाती है, मगर इंग्लिश ना जाने की वजह से वो आमी को बुलाती है, लेकिन तब तक कॉल कट जाता है। बाद में आमी मैसेज करके पूरी बात भेज देती है। इधर रत्नम अपने पति से झूठ बोलती है कि आंटी बीमार है और वो मुझे आने नहीं दे रही। अब पति तो बच्चों को अकेले संभालते हुए परेशान हो गया था। गाँव में राजेश के पिता कहते हैं कि भले ही सुब्बू बेगुनाह साबित हो जाए, उससे शादी मत करना, क्योंकि उसका चेहरा अब सबने देख लिया। धीरे धीरे राजेश भी अपने इरादे से डगमगाने लगता है। उधर सुब्बू को बाहर की दुनिया कर एहसास होता है कि जहां गांव की औरतें रिवाजों में फंसी हैं, वहीं बाकी लोग सपनों के लिए जी रही हैं। राजेश दुकानों पर देखता है कि लोग सुब्बू की तस्वीर वाली मैगजीन खरीद रहे हैं और उसकी तस्वीर छू रहे हैं। उसे ये सब घिनौना लगता है और वो सोचने लगता है कि अब सुब्बू से रिश्ता तोड़ना सही होगा। रात में कैंप फायर के पास एक बूढ़ा आदमी चिड़िया की कहानी सुनाता है। एक चिड़िया ने हिम्मत करके उड़ान भरी, लेकिन बाज ने उसे पकड़ के ले गया। फिर भी उस चिड़िया ने उड़ने की हिम्मत दिखाई और यही उसकी बहुत बड़ी जीत थी। इस तरह कई जगह पर लोगों की आजादी को कई बहाने बनाकर दबाया गया। ये कहानी सुनकर सुब्बू को भी लगने लगा कि उसके गांव में भी तो यही हो रहा है। अंधविश्वास के नाम पर औरतों के चेहरे को ढका जा रहा है, फिर भी वो उन रिवाजों के खिलाफ कुछ नहीं बोली। इधर रत्नम के बिना उसका पति बहुत परेशान था। रत्नम तो अपनी इस ट्रिप का आमी के साथ मजा ले रही थी। जब वो एक ब्रिज से जा रही होती है तो सुब्बू को चलने में बहुत डर लग रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका पर्दा हवा से न उड़ जाए। तब सुब्बू पुल के नीचे देखती है तो उसे डर लगता है। वो उनसे दूर जाकर अपने फोन में नेटवर्क देखती है। उसके दिमाग में हमेशा उसकी माँ की बातें घूमते रहती हैं कि ये पर्दा उसकी हमेशा रक्षा करेगा। कुछ देर बाद उसके फोन में नेटवर्क आता है। वो अपनी दोस्त का मैसेज देखती है जिसमें लिखा था कि राजेश की शादी तय हो गई है। ये देखकर वो टूट जाती है और राजेश को कॉल करती है। राजेश उस समय अपनी शादी के फंक्शन में बैठा होता है। उसका पिता फोन उठाता है और उसे वहां हो रही सारी बातें सुना देता है। वो तो एकदम टूट कर बैठ जाती है। उसी समय कुछ शराबी लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब आमी और रत्नम उसे उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आती है तो देखती है कि वो लोग उसे गाड़ी में बैठाकर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखकर वो लोग गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ
कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबर्स आ रहे थे जिन्हें आमी और रत्नम ने मदद के लिए बुलाया और वो सब मिलकर उस गाड़ी का पीछा करते हैं। वो लोग सुब्बू के कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं और उसका पर्दा भी फाड़ देते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि लोग उसे बचाने आ रहे हैं तो वो डर कर सुब्बू को गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। उसे बहुत चोट लग जाती है, मानसिक रूप से तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी और रोते हुए कमरे में आती है। वो कहती है उसकी माँ की बातें झूठी थी, ये पर्दा कभी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो पर्दा पहनने के बाद भी वो लोग उसे कैसे छेड़ सकते थे। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि ये सब झूठ था। आमी उसे समझाती है तुम्हारे गांव के सारे रिवाज सिर्फ अंधविश्वास है। गांव में किसी औरत का चेहरा देख लेने से वहां के बच्चे बेजान पैदा नहीं होंगे। अगर अपनी पहचान दिखाने वाली कोई भी औरत खुद को खत्म ना करती तो ये सब दिक्कत ना होता, तब जाकर ये अंधविश्वास खत्म होता। लेकिन किसी ने ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं की, इसलिए तुम्हें भी इस अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जब सुब्बू पूछती है क्या इससे श्रावंती का बच्चा नहीं मरेगा तो आमी कहती है नहीं, वो कभी नहीं मरेगा। तुम्हारा पर्दा उतारने से उस बच्चे को क्या होगा, और वैसे भी वहाँ की देवी ज्वाला माँ कभी नहीं चाहेगी कि कोई औरत अपना चेहरा ढके या किसी बच्चे की जान जाए। ये सब सुनकर सुब्बू को और भी हिम्मत आने लगी। उसने सारे अंधविश्वासों को पीछे छोड़ा और अपनी जिंदगी को खुलकर जीना शुरू कर दिया। पहली बार उसने अपना पर्दा हटाया और उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसका चेहरा देख रहे हैं। जब उसने देखा कि उसकी फोटो वाले पोस्टर लगे हुए हैं तो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसे समझ आ गया कि उस फोटो का वहां होना गलत नहीं था और उस फोटो को देखकर उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई। तभी आमी आकर उसे बताने लगती है कि उन्होंने फोटोग्राफर को ढूंढ लिया और अब वो उसे मिल सकते हैं। जमीन खिसकने की दिक्कत भी अब खत्म हो गई थी तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सुब्बू ने कहा कि कुछ दिन और यहीं रुकना चाहती है। उसे अपनी ये आजादी अच्छी लग रही थी। ये सुनकर आमी कुछ दिन और रुकने के लिए मान गई। उन तीनों ने मिलकर वहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की। पहली बार वो अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय कर रही थी। सुब्बू ने देखा कि वहाँ आए हुए सभी माउंटेन क्लाइंबर्स की एक बकेट लिस्ट थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी करना था वो सब एक डायरी में लिख रहा था। सुब्बू ने भी अपनी एक बकेट लिस्ट बनाई और उसमें लिखा कि वो बिना पर्दा पहने अपने गाँव में सबके सामने घूमना चाहती है। उसी समय उस फोटोग्राफर ने सुब्बू का मैसेज देखा और उसे मैसेज भेजा। उस वीडियो में वो कहता है मैं साउथ इंडिया की एक खास चिड़िया का फोटो लेने गया था। मैं उस खेत में चिड़िया का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक तुम मेरे कैमरे के सामने आ गई। मैं तब तक किसी इंसान की तस्वीर नहीं लेना चाहता था, पर उस पल कुछ स्पेशल था, इसीलिए मेरा मन एक इंसान की फोटो खींचने का हुआ। वो फोटो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट फोटोग्राफी है। मैं तुम्हारी मर्जी लेकर उस फोटो को छापना चाहता था, लेकिन तुम्हें बहुत ढूंढा फिर तो मिली नहीं, इसलिए बिना पूछे ही मैंने छाप दिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने जो गड़बड़ी की है उसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर सुब्बू कहती है अब हमें यहाँ रुकने की कोई और वजह नहीं है, हमें अब वापस चलना चाहिए। जब वो लोग जा रहे थे तो कुछ लड़के गाड़ी में आकर उनसे साइड देने को कहते हैं। साइड देने के बाद वो आगे नहीं जाते और मजाक उड़ाते हैं कि औरतें गाड़ी चला रही हैं। ये सुनकर आमी को गुस्सा आता है और वो उनका पीछा करती है और रेस में उनसे आगे निकल जाती है। लेकिन इस पीछा करने से रत्नम और सुब्बू डर जाती हैं। वो पूछती हैं कि तुम्हें उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी, ये सब तुम्हारा घमंड है। गुस्से में आमी कहती है कि उसे उनसे मुकाबला करने में मजा आया। जब वो पूछती है कि तुम्हें इसमें क्या मजा मिला तो आमी अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। वो कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन सिर्फ लड़की होने के वजह से मुझे कई मौके नहीं मिले और कई प्रमोशन भी मुझसे छीन लिए गए। ऐसे में कम से कम मैं उनसे रेस में तो जीत गई और इसी से मुझे खुशी मिली। इधर रत्नम का पति उसे फोन पर बहुत डांटता है। वो कहता है कि वो अब अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहा और उसे जल्दी वापस आने को बोलता है। फोन काटने के बाद रत्नम सुब्बू से कहती है सबको हर काम के लिए मुझे ही चाहिए, लेकिन मेरे सपने के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं हमेशा घर पर ही रहती हूँ। मैंने तो ये दुनिया पहली बार अभी देखी है। वहाँ आमी की मुलाकात एक औरत ऑफिसर से होती है। आमी सोचती है कि जो औरतें शादी नहीं करती और बच्चे पैदा नहीं करती वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाती हैं, लेकिन उस ऑफिसर ने बताया कि वो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, नौकरी भी करती है और अपनी जिंदगी का भी मजा लेती है। उसने कहा हर औरत को एक जैसा मत समझो, एक औरत को कैसी जिंदगी जीनी है ये वही तय करेगी। जब वो फैसले दूसरों पर छोड़ देती है तभी उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर कोई उसका साथ दे और समझे तो उसकी जिंदगी और आसान हो जाती है। ये सुनकर आमी को एहसास हुआ कि उसने सुब्बू पर बेवजह गुस्सा निकाला। वो सुब्बू और रत्नम से माफी मांग लेती है। इधर रत्नम हिम्मत करके अपने पति को फोन करती और सच्चाई बता देती है कि वो किसी आंटी के पास नहीं बल्कि धर्मशाला में है। वो साफ कहती है कि ये घर तुम्हारा भी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। जब तक मैं नहीं आती
तब तक तुम्हें घर और बच्चों को संभालना सीखना होगा। ये सुनकर पति भी हैरान रह जाता है। गांव में प्रेग्नेंट श्रावंती को दर्द शुरू हो जाता है। गांव वाले घबरा जाते हैं और सुब्बू के पिता को कहते हैं कि अब उसे कल ही लौटकर यहाँ पर खुद को खत्म करना होगा। पिता भी उसे यही कह देते हैं। परेशान होकर सुब्बू मैगजीन उठाती है और उन औरतों की कहानियां पढ़ती है जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। इससे उसे हिम्मत मिलती है। अगले दिन सुब्बू, रतनाम और आमी गांव पहुंचते हैं। सुब्बू बिना पर्दा पहने निकलती है। लोग हैरान रह जाते हैं। उसी समय श्रावंती को तेज दर्द उठता है और वो बेहोश हो जाती है। सब सुब्बू को कोसने लगते हैं। उसका पति उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी खबर आती है कि श्रावंती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। गाँव वालों को समझ आता है कि उनका श्राप सिर्फ अंधविश्वास था। सब देवी की प्रार्थना करते हैं और सुब्बू को सम्मान देते हैं। आखिर में सुब्बू मशाल उठाकर देवी की मूर्ति पर जो पर्दा होता है उसे जला देती है। यह देखकर गांव की सारी औरतें अपने चेहरे से पर्दा हटा देती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुब्बू फोटोग्राफर से कही थी, जब मेरे गांव की औरतें पर्दा छोड़ देंगी तब मैं तुम्हें फोन करूंगी, तब मेरी फोटो छापना। और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। औरतों ने पर्दा छोड़ दिया और फोटोग्राफर ने उसकी नई तस्वीर छापी। और इसी के साथ पर्दा मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।